दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन का जो 2021 का पीवाईक्यूज़ का जो है सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, किससे संबंधित था? न्याय आपके द्वार से, टीकाकरण से, स्वस्थ भारत से, कि हरित ऊर्जा के प्रयोग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्याय आपके द्वार से इसका संबंध था, जो कि अखिल भारतीय अभियान के तहत शुरू किया गया था 17 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था? इसमें से कौन सा है जो कि पुर्तगाली नहीं है? तो इसमें से डुआर्ट बारबोसा ये तो पुर्तगाली थे, डोमिंगो पेयास ये भी पुर्तगाली, और फानुआ जो नुनीज थे ये भी पुर्तगाली, पीटर मुंडी ये पुर्तगाली नहीं थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? शुजा-उद-दौला ने किया था, कि आसफ-उद-दौला ने किया था, कि राजा चेत सिंह ने किया था, कि राजा महिप नारायण सिंह ने किया था? तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजा चेत सिंह ने कहाँ से किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें से कृषि उत्पाद व्यापार का जो वाणिज्य बिल है उसमें क्या उल्लेख नहीं है? तो ये 2020 से रिलेटेड है, क्योंकि 21 का पेपर है तो करंट अफेयर से रिलेटेड कह सकते हैं। तो आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और लास्ट है कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था और उस समय पे। तो इसका है कि हर्षवर्धन है, कि गोपाल है, कि वसुवर्धन है, कि नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन कौन सा है? ये ऑप्शन दिया गया 1 2 4, फिर 2 3 4 है, फिर 2 4 है, उसके बाद जो है लास्ट है 2 3। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें से हो जाएगा 2 और 4, 2 4 गोपाल और यशोवर्मन, गोपाल और यशोवर्मन ये जो थे ये इन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो गोपाल और यशोवर्मन हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी 2 और 4 होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो 2 4 होगा, गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल होंगे, गलती हो गई। तो 2 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है? तो ये जो है लीमा के पेरू में है, कि शिमला भारत में है, कि डेका सेनेगल में है, कि डब्लिन आयरलैंड में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इसका मुख्यालय लीमा पेरू में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो वाराणसी में दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी, कि कानपुर में, कि लखनऊ में? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। कलारीपट्टू और थांगता और मल्लखंब और गतका, निम्नलिखित में से उपरलिखित खेलों में से किसको जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से सभी को इस बार शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, कल्लारीपट्टी को, थांगता को, मल्लखंब को और कत्तका को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, सभी इसमें से सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? इसमें से अलग कौन सा है? तो इसमें से देखते कौन सा अलग है। टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है और बीजिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। न्यूयॉर्क जो है ये सभी राजधानी है, लेकिन ये एक सिटी है, कहाँ का? ये USA की एक सिटी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो जापान की राजधानी, लंदन है राजधानी, बीजिंग है चीन की राजधानी। तो ये सभी राजधानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है और लखीमपुर खीरी है। तो इसमें से कौन सा नेपाल के साथ बॉर्डर्स मतलब नहीं साझा करता है? तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कुशीनगर जो है ये नहीं साझा करता, बलरामपुर भी करता, श्रावस्ती भी करता। ये सभी क्या हैं? ये नेपाल से बॉर्डर से लगने वाले ये सभी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और कालक्रमानुसार जो है इनको व्यवस्थित करिए। डॉक्टर सी रंगराजन है, उसके बाद डॉक्टर आई.जी. पटेल हैं, डी.डी. सुब्बाराव हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसमें से इन लोग को कैसे कैसे इनका किस किस समय पर कार्यकाल रहा है उसको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले आई.जी. पटेल थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उसके बाद में डॉक्टर सी रंगराजन थे और लास्ट में कौन थे? तो लास्ट में डी.डी. सुब्बाराव थे। तो इसका बी जो है जोड़ा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपर्युक्त लोकोकृत का संबंध जो है किससे है? उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक भूभूत से है? तो विद्याधर से, कि माहिल से है, कि आल्हा से है, कि परमार्दी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो है आल्हा से है, आल्हा ने ये बोला है। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, कि ओजोन की मात्रा से जल में घुली, कि नाइट्रोजन की मात्रा से, कि ऑक्सीजन की मात्रा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी जल का प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 23.7% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कार्यबल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? अहमदनगर में बनाया जा रहा है, बड़ोदरा में, कि सूरत में, कि नासिक में? कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नासिक में बनाया जा रहा है। तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो नासिक में बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के नासिक में। तो 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है टसर रेशम कहलाता है, कि गोसामर रेशम, कि मोगा रेशम, कि अहिंसा रेशम? तो ये गोसामर रेशम कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से देख के जाइएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? चुकंदर से चीनी बनती है, शहद ग्लूकोज फ्रुक्टोज, उसके बाद कपास सेलुलोज, दुग्ध के लैक्टोज। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। चुकंदर से चीनी बनती है, हाँ बनती है। कहाँ पे अधिकतर बनती है? तो यूएसए वगैरह में, कनाडा वगैरह में, यहाँ पर चुकंदर से ही चीनी बनाई जाती है। उसके बाद शहद में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पाया जाता है। कपास किससे बना है? सेलुलोज से बना है। दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। तो ये सभी जो है सही सुमेलित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कानपुर में स्थित जो भीतरगांव मंदिर है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इसके बारे में देखिए। तो पहला है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी में के मध्य हुआ था। दूसरा है कि ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इनमें से कौन सा कोट सही है? ए का है कि केवल एक, दूसरा है केवल 2, और सी है दोनों सही है, और डी है कि ना तो एक ना तो 2। इसमें से राइट आंसर को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें से
क्या है, ये दोनों सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था और ईंटों से निर्मित यह मंदिर जो है प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम जिसको कहते हैं, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो F.E. क्लेमेंट्स ने किया था, C.C. पार्क ने किया था, कि D.B. अगर ने किया था, कि S.J. गोल्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। F.E. क्लेमेंट्स ने किया था, मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किसी सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो ये 2021 का जो है उससे संबंधित है, मतलब करंट अफेयर से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसलिए देखना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि करंट अफेयर से, ताकि हमको आइडिया लग सके कि हमें कौन सा करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना। नहीं तो इतना ज़्यादा करंट अफेयर होगा, पूरा साल 1.5 साल का पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे जब हम प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, रिवीजन भी उसका करना चाहिए। तो इसलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता किया था। तो इस तरह के जो समझौते हुए हैं 1-1.5 साल में, ये सभी आप लोग कवर करके जाइएगा। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। ये भारत जो है डायनेमिक्स लिमिटेड था, इसके साथ में उद्यम के लिए समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? ये सब कोर क्वेश्चन है, तो ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं वो हमको आइडिया देते हैं कि कहाँ से करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। ये भी आइडिया देते हैं कि हमें जीके कहाँ से ज़्यादा कवर करनी है। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है लहना जो थे, इनको गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। किस में रहा है सबसे कम? अहमदाबाद में, कि लखनऊ में, कि जयपुर में, कि बेंगलुरु में। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु में सबसे कम जो है मलिन बस्तियों का प्रतिशत रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जब जनगणना होगी तब पता चलेगा आगे कहाँ पे कैसा है क्या। अभी एक क्वेश्चन बचा है। तो नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश से ठीक दूसरे स्थान पर है। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द कौन कौन से साथ में, से सी है तो सी सब में है, ओ सब में है, एन सब में है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सबसे पहले आ रहा है। तो इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है, तो इसको पहले हम लोग चूज करते हैं। तो इसमें दूसरे स्थान पे कौन आएगा ये बताया गया इसमें। तो दूसरे स्थान पे कौन आएगा? तो देखिए यहाँ पर सी के बाद ई है और यहाँ सी के बाद एल है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये आना चाहिए बी। 59 का इसमें राइट आंसर क्या दिया है? तो राइट आंसर बी दिया है, लेकिन इसमें दिया है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा शब्द को ज्ञात कीजिए कि जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आए। तो ठीक दूसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है ये हमको चेक करना है। हाँ, तो इस तरह से जो है पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? तो सी के बाद ई पहले, इसमें एल है तो पहले स्थान पे ये रहेगा, पहले स्थान पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा, दूसरे स्थान पे जो है कंक्लूजन रहेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि इसमें से दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो पहले स्थान पे ये आएगा, दूसरे स्थान पे ये आएगा, उसके बाद आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG जो कि कितनी हैं? 17 सस्टेनेबल गोल हैं, 17। तो उसमें बताया गया है कि इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो 2020, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर जो है इस साल के करंट अफेयर में जो चीज़ें हुई हैं ज़रूर आप देख के जाइएगा जो भी। और जो आपका जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उसको आप लोग रट के जाइएगा, देख लीजिए एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो सतत विकास के जो
गोल हैं कि जैसे नंबर 1 पे भूखमरी को समाप्त करना है, दूसरे पे गरीबी है, गरीबी को समाप्त करना है, तीसरे पे जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। तो ये सभी जो भी लक्ष्य हैं दिए गए हैं 17, उसको आप लोग रट के जाइएगा। बस आप लोग उसको लिख लीजिए, उसके बाद डेली जो है इसको देखते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62। तो पंजाब उस समय इसमें शामिल नहीं था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है भिंडी से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त शब्द संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें से कौन सी लुप्त संख्या में वो क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिए इसको। तो लुप्त संख्या में क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 62 में? तो ये डी आएगा, सॉरी, तो इसमें 6 आएगा, इसमें जो है 6 आएगा। लुप्त संख्या क्या है? तो 2, 3 फिर 6, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पड़ गए हैं साथ में, इसमें जीएस के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? किसको माना जाता है? तो अरावली को, अरावली पहाड़ियाँ हैं कि पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है कि सिंधु गंगा का मैदान है? कौन सा इसमें से जो है हॉट स्पॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये पश्चिमी घाट ही हॉट स्पॉट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमोबाइल जो हैं यही सब जो हैं जो गाड़ियाँ चलती हैं, इससे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषण होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो इसमें तो ये क्वेश्चन विवादित है, क्योंकि देखिए हम आपको पूरा बता देते हैं कि पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो पहले मात्र 14 भाषाएं थी किस अनुसूची में? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में मात्र कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसमें संशोधन कर करके सभी को जोड़ा गया, जो कि इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय 22 भाषाएं हैं। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद में फिर से संशोधन किया गया, कब किया गया? तो ये जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो ये जो है 1992 में किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आप लोग ठीक से याद कर सकते हैं। नमक, इसमें 3 भाषा, एक था नेपाली, दूसरा था मणिपुरी, तीसरा था कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी कि संविधान संशोधन के द्वारा, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ? उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? तो ये जो है कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था, और इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है। तो इसमें से सभी सही होगा, इसका राइट आंसर कोई नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पे स्टार लगेगा। तो ये सभी भी शामिल किए गए थे कब? कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये सभी भाषाएं ऐड की गई थी। तो टोटल भाषा कितनी हो गई थी? तो टोटल भाषा 22 हो गई थी। पहले कितनी थी? तो पहले 14 भाषाएँ थी। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। और इस समय जो है शास्त्रीय भाषा भी जुड़ी हैं, ये भी आप लोग देख के जाइएगा, क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी पहले? तो पहले शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी और अब कितनी हो गई हैं, अभी कितनी जुड़ी हैं? तो अभी क्या बोलते हैं, पाली, प्राकृत और मराठी और बंगाली, ये सभी भाषाएं जुड़ी हैं। और देख लीजिएगा आप लोग, करंट अफेयर के नोट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं समय में, बहुत ही अब इस समय जोड़ी गई तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना है। तो आज के ये सभी क्वेश्चन रहे। ऐसे ऐसे हम लोग जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लास्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ को देखते रहिए, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और
जो है और अच्छे हम लोग कंटेंट लेकर के आएंगे। टाइम लगता है कंटेंट को ढूंढने में भी और साथ में पढ़ना भी रहता है, तो इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत